Assalamu alaikum and welcome back to our new vlog. So here it is, Jayco J7 plug-in hybrid. Thank you so much guys for making me reach 100,000 subscribers. अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये भी इस गाड़ी का पहला व्लॉग है। व्लॉग थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया है क्योंकि मैं जब ये गाड़ी लाया था मेरा ख्याल था यार मैं बस 7 डेज बाद व्लॉग लगा दूंगा, बट इस गाड़ी के अंदर इतनी मजे की डिटेल्स हैं जो मैंने कवर की हैं कि ये व्लॉग मुझे फिर 30 मिनट्स तक जो है ना खींचना पड़ा है। ये जो आप नंबर प्लेट देख रहे हैं ये बेसिकली एक डमी नंबर प्लेट है। जब तक इसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होकर इसका नंबर नहीं ना लग जाता तब तक ये डमी नंबर प्लेट लगी रहेगी, बट एक चीज़ ओरिजिनल है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बट ये जो आप बैग देख रहे हो ना ये मेरा अपना ब्रांड है अल्पाइन बियर पाकिस्तान। ये उसका अपना एक ट्रैवल प्लस लैपटॉप बैग है, बहुत कमाल का बैग है। चले ब्लॉग शुरू करते हैं। अब हम एक घर के लिए गाड़ी अपग्रेड करना चाह रहे थे। जेको J7 से पहले हमारे पास BRV थी जो हम 2017 से चला रहे थे। BRV लॉन्ग रूट के लिए बिल्कुल अच्छी गाड़ी नहीं है क्योंकि इसमें कंफर्ट लेवल 0 हो जाता है, बट सिटी के लिए बहुत कमाल की गाड़ी थी। हमें चाहिए थी ज़रा फ्यूल एफिशिएंट कार। घर वालों की ख्वाहिश थी हैवल H6 HEV ले लेते हैं। मेरा ख्याल था थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक वो प्लग इन हाइब्रिड में रेंज नहीं आती। अब जब हैवल की प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी आती है तो वो थोड़ा बजट से बाहर थी। फिर हमने कहा चलो वही लेंगे, अगर मार्केट में और नई गाड़ी आती थोड़ा वेट कर लेते हैं। जब वेट किया तो दो तीन ऑप्शन बड़ी कमाल की और भी आ गई। अब जिस टाइम पे मैं लाहौर की गाड़ी बुक करवाने गया था ना, उस डेट के अराउंड सिर्फ 3 गाड़ियां थी जो आप बुक करा सकते थे। अब ये घर वालों पे था उन्होंने कौन सी गाड़ी डिसाइड करनी है। मैंने तो उन्हें ऑप्शंस देनी थी क्योंकि चलानी उन लोगों ने थी। भाई मैंने तो घर वालों को ये बताया कि जो हैवल की गाड़ी है वो थोड़ी कॉस्टली है बट उसमें फीचर्स और साइज भी ज्यादा है। दीपाल की SO5 जो है ना उसकी इलेक्ट्रिक रेंज बहुत ज्यादा है और वो बाहर से थोड़ा इलेक्ट्रिक लुक देती है। फिर भी घर वालों को जो दिल आया था वो जेको J7 भी आया था। सबने यही डिसाइड किया था यार इसकी शेप बहुत प्यारी है, सबसे नई भी है और बजट में भी है। अब मेन वीडियो पे चलने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं इस वीडियो में आपको दिखाने क्या क्या जा रहा हूं। जो सबसे पहला सेगमेंट है वो गाड़ी की अनरैपिंग और इसके साथ जो एक्सेसरीज आई हैं उनकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू है। देन उसके बाद इस गाड़ी का जो कार वॉश का प्रोसेस था और जो टोटल PPF का क्या हिसाब किताब है, कितने में PPF हुआ, किसने किया, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। फिर इस गाड़ी के बाहर की लुक्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाहर क्या लाइटें कितनी मजे की चीजें इन्होंने दी हैं वो बताऊंगा। फिर इस गाड़ी के अंदर चलेंगे, इसके अंदर के सारे मजे के फीचर्स आपको मैं बताऊंगा। अब इस गाड़ी में कोई पुश स्टार्ट का बटन नहीं है और सीट बेल्ट पहने बगैर इसकी हैंड ब्रेक नहीं उतरती। इस तरह करके एक मैंने ट्रेनिंग का सेशन वीडियो के एंड पे रखा है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है क्योंकि ये जो स्पेसिफिक गाड़ी है ये न्यू जनरेशन की गाड़ी है। अगर आप वैले पार्किंग वाले को ये गाड़ी देते हो या अगर आपसे कोई दोस्त मांगता है गाड़ी, उसने कहीं जाना है, या अगर आपके घर में कोई नया ड्राइवर आता है उसको गाड़ी चाहिए तो आपने उसको क्या समझाना है, वो सब चीज़ें मैंने उस सेगमेंट में कवर की हैं। यार ये जो हम इतना शॉपर उतारते हैं ना गाड़ियों के ऊपर से, कभी इसकी जगह पीछे से बिल्ट इन PPF लग के आ जाए ना तो क्या ही बात है। जैसे अक्सर चाइनीज़ मोबाइलों के साथ वो टेम्पर्ड ग्लास लग के आता है। अब इतनी भी बात नहीं है, सारी बात है इतने फीचर्स जो चाइनीज़ गाड़ियाँ आपको दे देती हैं जो कि कभी हम तरसते थे और JDM कार्स में सिर्फ मिलते थे, अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बड़े आराम से एक चाइनीज़ गाड़ी में मिल जाते हैं। एक चीज़ की मैं माजरत चाहता हूँ, जो ये अनरैपिंग का प्रोसेस होता है ना इसको सुनने का बड़ा मज़ा आता है, तो वो चीज़ मैं नहीं प्रोवाइड कर सका आपको। मुझे वॉइस ओवर इसलिए बीच में करना पड़ा स्पेशली क्योंकि यार बातें इतनी ज़्यादा थी। अगर मैं बातें ना करता तो मेरा व्लॉग और मज़ीद लंबा हो जाना था। जेको कंपनी ने जो सुराख रखे ना नंबर प्लेटों के लिए वो 1 सेंटीमीटर ज़्यादा वाइड हैं। जो स्टैंडर्ड प्लेटें हैं ना उसमें आपको फिर सुराख करना पड़ता है। मज़े की बात कि इस गाड़ी के अंदर आपको ई-ट्रॉन की तरह कारपेट भी मिलते हैं और ये एक सेकंड गाड़ी है हमारी फैमिली की जिसमें कारपेट आया। और ये जो कंडे होते हैं ना, अगर ये ज़्यादा सही तरीके से आपने फंसाने ना फर्श में तो फर्श के नीचे भी जो शॉपर होता है वो आपको उतारना पड़ता है, अदरवाइज सही ग्रिप नहीं बनती। जहाँ तक बात है ना यार सीटों की, अगली सीटें तो हर गाड़ी की बड़ी कमाल की होती हैं। इवन BRV की भी अगली सीटों में जो है बकेट बनी हुई थी, बट यार इसकी रियर सीटों में भी बकेट है। इसमें मुझे स्पोर्टेज की याद ताज़ा दिला दी है। अब इसकी सीटों का खाली डिज़ाइन प्यारा नहीं है, इसका कंफर्ट लेवल भी बहुत अच्छा है, इसकी कुशनिंग अच्छी है क्योंकि हमारे पास घर में किया ग्रैंड कार्निवल। तो घर वाले जब इस गाड़ी में बैठ के बाजार का चक्कर लगा के आए ना, दे फेल्ट एग्जैक्ट लाइक दे आर सिटिंग इन किया ग्रैंड कार्निवल। अगर आपको न्यू बॉर्न के लिए चाइल्ड सीट पीछे लगानी है तो ये ISO फिक्स लॉक्स भी हैं और अच्छी बात तो यह है कि ये अपनी जगह पर रहते हैं। अब जहाँ तक बात है फ्रंट सीट्स की, इनका भी जो कंफर्ट लेवल और डिज़ाइन है जो एक्सपेक्टेड था एग्जैक्ट वैसे ही है। और अगर इंटीरियर के अंदर मुझे वाइट इंटीरियर की ऑप्शन मिलती तो मैं डेफिनेटली जेको J7 विद वाइट इंटीरियर ही लेता। इसमें भी आपको बॉस सीट वाले बटन्स मिलते हैं जो कि रियर पैसेंजर के लिए होते हैं, जिसमें आप पीछे से बैठ के जो फ्रंट पैसेंजर है उसकी जो सीट है ना उसकी 4 वे डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। अब जितने भी पैसेंजर्स हैं इनकी सीटों के जो हेडरेस्ट हैं दे आर कंफर्टेबल, बट उसी के साथ साथ हेडरेस्ट के नीचे एक सिंपल प्लास्टिक का पीस होता है, उसके अंदर भी थोड़ा डिज़ाइन डाला हुआ है। और मज़े की बात इस गाड़ी में सीटों के साथ भी आपको एयरबैग मिलते हैं। यार ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल फीचर है कि आप पैसेंजर्स को एक टाइप C पोर्ट दे दो और एक टाइप A पोर्ट दे दो, जो कि आपके बहुत काम आती हैं। और ये ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी है, एक ड्राइवर का क्लाइमेट होता है और एक बकाया पैसेंजर्स का क्लाइमेट होता है और पीछे भी आपको एयर वेंट्स मिलते हैं। यार ये फीचर मैंने वीजल के बाद अब इस गाड़ी में देखा है कि डॉक्यूमेंट पॉकेट के साथ आपको एक
मोबाइल फ़ोन की पॉकेट भी मिलती है जिसके अंदर आप चाहो तो पानी की छोटी बोतल भी रख सकते हो। और ये जो सनवाइज़र है इनके अंदर आपको वाइड एलईडी लाइट मिलती है शीशे के साथ जो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है लिड ओपन करते ही। और साथ आप कोई भी अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स या आप ना CNIC रख सकते हो। अब मैं आपको जो गाड़ी के साथ आपको एसेसरीज मिलती हैं ना, गाड़ी की जो प्राइस के अंदर इंक्लूड होती हैं, उनका आपको एक डिटेल अनबॉक्सिंग और रिव्यू देने जा रहा हूँ। आपने बस ये ट्रंक का ढक्कन उठाना है और उसके बाद ये आपकी है द टायर रिपेयर टूल असेंबली। ये किट आपने तब यूज़ करनी है जब आपका गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। ये टायर इन्फ्लेटर जो है ना स्पेशली गाड़ियों के लिए बना होता है और ये थोड़ा टेक्निकल है इसलिए क्योंकि इसके साथ ये जो केमिकल आपको मिलता है ना, ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। फिर जो टायर इन्फ्लेटर हवा डालता है ना, वो पहले इस बॉटल में हवा डालता है, फिर इस बॉटल से होती हुई जो केमिकल आपके टायर के अंदर डायरेक्ट जाता है जब आपका टायर पंचर हो जाता है। ये सिंगल फेस कार चार्जर है जिसकी भी बाद में अनबॉक्सिंग करते हैं। ये एक आपको जो लंबी सी बॉटल नज़र आ रही है ये भी टायर रिपेयर किट है जो कि एडिशनली आपको साथ मिलती है। और उसी के साथ साथ ये टो करने के लिए गाड़ी का रॉड है जो आगे और पीछे आप लगा सकते हो। अगर आपने गाड़ी का टायर उतारना है ना, तो ये डस्ट कवर उतारने के लिए चिमटा होता है, ये भी आपको संभाल के रखना होता है। अगर ये चिमटा घूम जाए ना, फिर ये बड़ी मुश्किल से डस्ट कवर्स उतरते हैं। ये है गाड़ी का सिंगल फेस चार्जर। और बहुत अच्छी बात तो ये है कि यार आपको एक प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी की प्राइस के अंदर ये साथ मिल जाता है और ये वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडर्ड भी है। ये जो कंपनी है जिसका ये चार्जर है ये है आई थिंक चिलिए, और ये इसका सिंगल फेस चार्जर है जिसके पीछे जो पावर लिखी हुई है वो 10 एम्पेयर है। अभी मैंने इसको टेम्परेली यहाँ पे लगाया क्योंकि काफ़ी गुंजल पड़ गया तारों का और मैंने अभी इसकी जगह चेंज करनी है। माइट भी वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। जर्मन गाड़ियों की तरह इस गाड़ी में भी आपके ट्रंक कवर में एक हैजर्ड ट्रायंगल आपको मिलता है। ये आपने तब यूज़ करना होता है अगर खुदा न खास्ता हाईवे या मोटरवे पे आपकी गाड़ी के साथ कोई इशू आ जाए। ये जो इनकमिंग ट्रैफिक होती है ना, उसको थोड़ा सा वार्न करने के लिए होता है कि आगे कोई गाड़ी खुली पड़ी है, तो लिहाजा आप एक सेफ डिस्टेंस बना लो। अब इन एसेसरीज को फर्स्ट टाइम असेंबल और डिसेंबल करना इतना आसान नहीं था जितना आपको वीडियो में लग रहा है। मेरा आपको यही मशवरा जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि आपकी गाड़ी में भी अगर ये एसेसरीज अवेलेबल है, एक दफ़ा आप उनको असेंबल कर लें और एक दफ़ा आप उनको डिसेंबल कर लें। बिकॉज रात के अंधेरे में अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये सब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये एक एमरजेंसी लैच होता है डिक्की खोलने के लिए जो कि मेरे काम आ गया था इसी गाड़ी के अंदर ही जब मैं इसको PPF करवा रहा था। वो स्टोरी शायद आपने मेरी इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे देखी होगी। अगर आप मुझे उधर फॉलो करते हैं तो आपको इस चीज़ का नॉलेज होगा कि इस गाड़ी के साथ हुआ क्या था। वो मैं इस ब्लॉग में नहीं डिस्कस करूँगा, वो एक सेपरेट स्टोरी है। तो ये बेसिकली इस गाड़ी में काफ़ी जगहों के ऊपर आपको ये 3 kg के जो है ना ये होल्डर्स मिलते हैं। साथ ही एक डिक्की के अंदर भी 12 वोल्ट अडॉप्टर इन्होंने दिया हुआ है और दूसरी साइड पे भी आपको ये 3 kg का जो है ना एक छोटा सा हैंगर मिलता है। इसके साथ आप अपना कोई शॉपर टांग सकते हो। ये आपका ट्रंक कवर है, टोनियो कवर भी इसको कहते हैं। और इसी के साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा गाड़ी के अंदर ये हुक्स भी मिलती हैं। अब इन हुक्स के साथ आपको एक मैश भी मिलती है। इस गाड़ी के साथ तो नहीं मैश मिली, वो बेसिकली एक डिवाइडर बना देती है कि अगर आपने गाड़ी में पेट्स रखे वो बाहर ना छलांग बने। और अगर आपने ग्रॉसरी ज़मीन पर रखी है और उसके ऊपर आप मैश लगा देते हो ना नीचे वाली चारों हुक्स को आपस में कनेक्ट करके, तो ग्रॉसरीज आपकी फिर ज़्यादा स्टेबल रहती हैं। तो ये 2 रिमोट कीज़ हैं। अगर जैको J6 में लेता ना तो उसके साथ NFC कार्ड मिलता है। इस गाड़ी के साथ तो कार्ड नहीं आता बट ऐप आती है। वो ऐप मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि यार आपकी चाबी भी सेपरेट पैक होकर आती है और आपको खुद उसको असेंबल करना है। और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं इस चाबी पे एक कवर भी चढ़ाऊंगा और बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला। आप मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पे फॉलो ज़रूर करें। मेरी अपनी बहुत बिजी रूटीन है आजकल क्योंकि इंटरनेशनल ट्रिप्स भी हैं, बिजनेस एग्जीबिशंस भी मेरे आ रहे हैं जिसके बाद मैंने ट्रैवल करना है। आजकल फैक्ट्री में काफ़ी ज़्यादा पैकेजिंग, सैम्पलिंग, डेवलपमेंट चल रही है। ड्राइवर को मैंने सारे प्रोसेसेस बता दिए थे कि जियॉन लिफ्ट शैम्पू यूज़ करना है जो कि थोड़ा हाई pH शैम्पू होता है, एसिडिक शैम्पू होता है। वो गाड़ी के ऊपर जितने भी वो एम्बेडेड केमिकल, ग्रीस, टार होता है ना, वो सारा रिमूव कर देता है। फिर आयरन रिमूवर, टार रिमूवर का भी हमने प्रोसेस किया था, वो शायद इस वीडियो में नहीं कैप्चर हुआ। इसके अंदर भी मेरी फुली कोशिश थी मैं वो सारे प्रोसेसेस रिपीट करूं जो कि मैंने अपनी Hyundai Ioniq 6 में रिपीट किए थे। अगर आप Hyundai Ioniq 6 का वॉश व्लॉग देखोगे ना, जो उसके अनबॉक्सिंग के दौरान मैंने बनाया था, लिटरली आपको मज़ा आएगा। वो तकरीबन आधे घंटे का सिर्फ केमिकल्स अप्लाई करने का व्लॉग है। उसको कितनी डिटेल से मैंने जो है ना उसको प्रेप करके उसको सिरेमिक खुद किया था। तो ये गाड़ी को बेसिकली हमने इसलिए वॉश कर रहे हैं कि अब इसका ऊपर PPF होना है। PPF से पहले मेरा ख्याल था गाड़ी का पेंट फुली तौर पे तैयार हो जाए। मैंने ये 2024 में जब अपनी Ioniq 6 ली थी ना, तब मैंने अपना गराज तैयार किया था और इसमें इतनी स्पेस है कि आप आराम से किया ग्रैंड कार्निवल को भी इधर PPF कर सकते हो। अगर आपने ये देखना है गराज में कारपेट कौन सा लगा है, गराज बना कैसे है, तो वो Ioniq सीरीज का जो पहला पार्ट है ना वो बेसिकली गराज के ऊपर ही है और आपको मज़ा आ जाएगा देखने का। अब मैं आपको ये रीज़न बताऊंगा कि मैंने अपने घर में, अपने गैराज में क्यों PPF करवाया। मैंने जो बाहर सर्विसेज लोग देते हैं अपनी शॉप्स में, अपने वेयर हाउसेज में, वहाँ से क्यों नहीं PPF करवाया। उसकी वजह ये थी कि सभी लोग एक चीज़ पे एग्री थे कि भाई हमने लाइटें बाहर निकालनी है, डोर हैंडल्स बाहर निकालने हैं और जितने पार्ट्स भी खुल सकते हैं, बम्पर शम्पर, ये सब खोल के PPF को अंदर तक हमने फोल्ड करना है। उनकी 100% बात से मैं एग्री करता हूँ। अब ये आपके सामने 2 सैंपल हैं PPF के, जैसे एक 7.5 है, एक 9.5 है। मैंने 8.5 करवाया है। इसका सिर्फ काम ये है PPF का जो माइनर एक्सीडेंट्स में या आपको मोहल्ले में कोई मुबारक देता है ना आपकी गाड़ी पे चाबी
चाबी मार के, जैसे अक्सर लोग शरारत करते हैं। इससे थोड़ा सा आपकी गाड़ी की बचत हो जाती है। अगर आपकी गाड़ी के साथ कोई मोटरसाइकिल वाला हैंडल रगड़ जाए ना, तो आपका पेंट नहीं ख़राब होता। इसको पंक्चर करना भी इतना आसान नहीं है। ये हम जो माइनर एक्सीडेंट्स होते हैं ना, उसमें आपकी काफ़ी बचत कर देता है। मैंने मार्केट से 2-3 सैंपल मंगवाए थे, जिसमें मुझे 7.5 भी अच्छा लग रहा था, 9.5 कुछ ज़्यादा ही थिक लग रहा था, बट मेरे दोस्तों ने करवाया भी था, तो मेरा फिर भी दिल इसी पे था जो कि बीच वाला होता है 8.5। तो मैंने कहा यार 8.5 से ही चलते हैं। मैंने जिसे पीपीएफ करवाया उसने मुझे घर में ही पीपीएफ करके दिया था 3M कंपनी का, और होता ये चाइना का ही है। मुझे टोटल कॉस्ट आई थी 1,20,000। और मैंने जिससे पीपीएफ करवाया, मैंने उसका नंबर और नाम स्क्रीन पे आपको बता दिया, आप इसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये घर भी सर्विस देते हैं ये वाली, और इनका अपना गैराज भी है। इनकी अपनी जो शॉप है ना, वो चुंडा के अंदर है, जो कि सियालकोट से 20 किलोमीटर बाहर है सिटी। और इस आदमी ने पीपीएफ किया है, ये इनका कॉन्ट्रैक्टर है, और ये लाहौर से आता है गाड़ी पे पीपीएफ करने और बाद में क्वालिटी चेक करने भी, जो कि 3 डेज बाद इन्होंने आना होता है पीपीएफ की ड्राइंग प्रोसेस के बाद। अगर आप ये वीडियो कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, दूर दराज सिटी से देख रहे हो, आई एम नॉट श्योर कि ये वहाँ पे ये सर्विस देते हैं कि नहीं देते। ये तो आपको इनसे बात करके पता लगेगा। बेसिकली जो काम आप अपने सामने करवाते हो, अपनी निगरानी में कराते हो, आपको पता होता है कि बंदे ने काम कैसा किया है। अगर आप किसी शॉप से काम करवाते हैं तो आपको कोई मसला है, आप उधर जाकर उसको फिक्स भी करवा देते हो। बट जो बंदा घर आके काम करता है ना, वो जाहिर बात है एक छोटी छोटी चीज़ फिक्स करने के लिए बार बार नहीं घर आ सकता, तो इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है। बट जैसे आपको पता है कि ये पीपीएफ ने ड्राई होना था, जैसे मैंने 2-3 दिन गाड़ी धूप में खड़ी रखी थी कि गाड़ी सही तरीके से ड्राई हो जाए, जैसे ये रिकमेंड भी करते हैं। गाड़ी चलानी नहीं होती कि ये जो अब चीज़ें इसकी बाहर आ जाती हैं ना, इसको उन्होंने 3rd डे आके फोल्ड करना होता है, दोबारा इसको फिनिश करना होता है गाड़ी को, और उसी दिन ही आपने बताना होता है। अगर आपको कोई इम्परफेक्शन नजर आ रही है, कोई पैनल ही मिसिंग है जिसपे उन्होंने पीपीएफ नहीं किया, तो आप उस टाइम उनसे करवा सकते हो। अब ये जो आप देख रहे हो, ये एक्सपोज रहते हैं आपके पीपीएफ के एजेस। अगर आप यही पार्ट्स खुलवा के करो ना, तो वो ये एक्सपोज नहीं होते, फिर ये अंदर फोल्ड करके देते। सेकेंडली, जब आप घर में पीपीएफ करवाओ ना, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो डिफिकल्ट एरियाज है उधर आप पहले पीपीएफ करवाओ, क्योंकि एक टाइम होता है जब ये वर्कर्स भी थक जाते हैं, उस टाइम पे फिर ये शॉर्टकट्स बड़ी मारते हैं। ये हर इंसान की आदत है। तो अब कुछ जगहों पे ये छोड़ भी गए थे, मैंने यहाँ पे फिर दोबारा इनसे पीपीएफ करवाया। मैंने बोला भाई कोई भी जगह मैंने वो छोड़नी नहीं है जो कि फर्स्ट कांटेक्ट में आती है अगली गाड़ी से या एक्सीडेंट की फॉर्म में। अब जिसने पीपीएफ किया उसका हाथ बड़ा साफ था, तो मैंने अंदर जो टीएफटी थी उसके ऊपर भी पीपीएफ करवा लेते, जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। फिर इसके मैंने उसको एक्स्ट्रा चार्जेस दिए थे। फिर ऐसे ही अगर आप पहले सारा डन कर लो तो आपके काफ़ी पैसे बच भी जाते हैं। जो पीपीएफ मैंने जेको पे करवाया, उसी का एक छोटा सा सैंपल मैंने अपनी बीआरवी पे लगा दिया था, ये चेक करने के लिए कि ये पीछे अपनी को गूंद तो नहीं छोड़ता। फिलहाल की गाड़ी तो बड़ा सेफ है। तकरीबन कोई 15 दिन से ये पीपीएफ का सैंपल लगा हुआ था इधर। अब जो मेरी गाड़ी का अगला व्लॉग आएगा इंशाल्लाह उसमें भी पीपीएफ के हवाले से बात करेंगे। अभी बात करते हैं गाड़ी के कुछ एक्सटीरियर के ऊपर। इसमें कुमोहो के 19 इंच के टायर्स हैं, और अगर आप व्हील का डिज़ाइन देखो तो व्हील के अंदर एलॉय रिम के साथ साथ प्लास्टिक का भी इस्तेमाल हुआ है। प्लास्टिक कवर सिर्फ गाड़ी की जो एरोडायनेमिक्स है इसको इंप्रूव करते हैं और आपको ज़्यादा अच्छी फ्यूल एवरेज मिलती है गाड़ी से। गाड़ी को जब आप अनलॉक करते हो तो कुछ थोड़ी इस तरह की आपको एनिमेशन मिलती है, आपके इंडिकेटर्स ऑन होते हैं और आपकी जो हेडलाइट्स हैं और डीआरएल्स हैं वो ऑन हो जाती हैं। इसके मोटराइज हैंडल्स हैं जो कि गाड़ी अनलॉक होते ही बाहर आ जाते हैं, जो कि सबसे पहले आई थिंक मर्सिडीज एस क्लास में आना शुरू हुए थे। यार थोड़ी सी बैटरी थी तो हैंडल बड़े आराम से बाहर आया था जब मेरी 12 वोल्ट की बैटरी ड्रेन हुई थी। फिर जाके मैंने ये मैनुअल लॉक को एक्सेस किया था। इन केस अगर ये मुकम्मल डेड होती तो ये हैंडल कैसे बाहर आना था, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एक बड़ी मजे की चीज़ मैंने इसकी लाइटों में देखी थी कि जिस साइड का आप इंडिकेटर लगाते हो उस साइड की जो टर्निंग लाइट है वो भी ऑन हो जाती है। और ये फीचर खाली इंडिकेटर के साथ नहीं चलता, अगर आप इंडिकेटर नहीं भी लगाते हो और आप खाली टायर घुमाते हो तो उस साइड की भी टर्निंग लाइट ऑन हो जाती है। ये एक बड़ा अच्छा फीचर है। अब आप ये जो लाइटें देख रहे हो ना, ये इसकी लो बीम्स हैं, और ये जो लाइटें हैं ना ये बेसिकली इसकी हाई बीम्स हैं, और ये जो है ना ऊपर ये डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं। जो आपने टर्निंग लाइट्स देखी थी ना सबसे नीचे, ये बेसिकली इसकी फॉग लाइट्स हैं। जब आप फॉग लाइट का बटन दबाते हो तो दोनों ऑन हो जाती हैं, और जब ये लाइटें बंद हो ना तो टर्निंग लाइट के तौर पे ऑन होती हैं। अब आपको ऊपर ब्रेक लाइट तो नजर आ ही रही होगी टॉप पे। अब आपको मैं इसकी फॉग लाइट्स भी दिखाता हूँ। जो नीचे पार्किंग सेंसर्स है ना उसके साथ जो एक छोटा सा बार चल रहा है ना वो इसकी फॉग लाइट है, जो कि आपको सर्दियों में बड़ी हेल्पफुल होती हैं। नॉर्मल गाड़ियों में तो आपको लीवर मिलता है ना जिसको आप बहुत घुमाते हो तो आपकी लाइटें ऑन ऑफ होती हैं, ऑटो से मैनुअल होती हैं। इसमें ये सारा कुछ एक पैनल के ऊपर है। अब जरा हम जेको J7 के इंटीरियर की तरफ चलते हैं। इंटीरियर में सबसे पहले आपको जो एम्बिएंट लाइट्स हैं वो वेलकम करती हैं। एम्बिएंट लाइट्स के आप कलर्स भी चेंज कर सकते हो, इनकी ब्राइटनेस भी ऊपर नीचे कर सकते हो। मैंने इस वक्त ब्राइटनेस इसकी फुल हाई रखी है, और अभी मैं आयोनिक 6 के साथ भी आपको कंपेयर करके बताता हूँ। बैक साइड के ऊपर भी आपको पिछले दरवाजों में भी एम्बिएंट लाइट्स मिलती हैं। अब एम्बिएंट लाइट का मैं कंपेरिजन अपनी आयोनिक 6 के साथ इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि ये भी हमारे घर की गाड़ी है। एम्बिएंट लाइट में 2 एक्स्ट्रा चीजें हो सकती थी। एक तो इसमें एनिमेशन हो सकती थी, सेकेंडली इसको अगर ऑपोजिट साइड पे दरवाजे के अंदर करके लगाया जाता तो ये पूरा एक लैंप बन जाना था। जैसे आप देख सकते हो पूरा दरवाजा ग्लो कर रहा है। इसी तरह गाड़ी के अंदर अगर जो एम्बिएंट लाइट है उसमें कंपनी चाहे तो एनिमेशन भी दे सकती है, बट जेको J7 जिस प्राइस सेगमेंट में आती है ना वो अपने साथ इतने मजे के फीचर्स ला रही है जो भी आपको सुन के मजा आ जाने वाला है।
अब एम्बिएंट लाइट्स के बाद हम चलते हैं डोर्स के डिज़ाइन की तरफ। डोर्स के अंदर जहाँ पे ज़्यादातर कंपनियां पियानो ब्लैक यूज़ करती हैं, यहाँ पे इन्होंने मैट सिल्वर फिनिश यूज़ किया और बड़े प्यारे स्विचेस बनाए हैं शीशा ऊपर नीचे करने के, जो थोड़ा अपोजिट चलते हैं। डोर पॉकेट्स के अंदर सिलिकॉन की पैडिंग भी हुई है। जो नीचे वाली डोर पॉकेट है इसमें कोई पैडिंग नहीं है, बट इनफ स्पेस है, आप पानी की बड़ी बोतल भी रख सकते हो। सोनी के इसके अंदर स्पीकर्स हैं, सोनी का साउंड सिस्टम है और दरवाजों में आपको ट्विटर्स भी मिलते हैं। आप जैसे ड्राइवर के साइड व्यू मिरर्स में ब्लाइंड स्पॉट वाली लाइट ऑन होती है ना येलो कलर की, इसके जो रियर डोर्स के जो ट्विटर्स है ना, इनके अंदर भी लाइटें इन्होंने 2 बनाई हैं, जो कि कभी ऑन होगी मैं जरूर अपने इंस्टाग्राम पे आपसे शेयर करूंगा। और ये लाइटें तभी ऑन होती हैं अगर आप दरवाजा खोलने लगते हो और पीछे से कोई गाड़ी या बाइक आ रही है। नॉर्मल गाड़ियों में जो विंडो स्विचेस होते हैं वो बड़े सिंपल होते हैं, प्लास्टिक के। इसका एल्यूमिनियम का बटन है और डिज़ाइन भी थोड़ा डिफरेंट है। वो ज़रा बटन नीचे करना पड़ता है और ऊपर खींचना पड़ता है। इसका बटन ऊपर ही रहता है और उसको आगे पीछे करना होता है आपने। फ्रंट शीशे को जो है ना यहाँ पे डबल ग्लेज रखा गया है फॉर बेटर साउंड प्रूफिंग, और पिछला जो शीशा है ना वो सिंगल ग्लेज है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस गाड़ी के चारों शीशे फुली ऑटोमेटिक है। मेरी आयोनिक 6 के भी जो शीशे है ना फ्रंट वाले, वो भी डबल ग्लेज है और पिछला सिंगल ग्लेज है और सेम वही क्वालिटी है। यार मैं इस गाड़ी को जब लाहौर से सियालकोट चला के ला रहा था ना शोरूम से, तो हेड्स अप डिस्प्ले का बहुत मजा आया था। मैं भी इसको आगे प्रैक्टिकल भी आपको दिखाता हूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मेरी ई-ट्रॉन में काश होता यार, वो भी बहुत पावरफुल गाड़ी थी। वो 160 पे जा रही होती थी और मैं समझता था 120 पे चला रहा हूँ। गाड़ी की जो ड्राइवर सीट है ना, इसके अंदर आपको 6 वे एडजस्टमेंट मिलती है और 4 वे लंबार सपोर्ट है। जबकि यार मुझे समझ नहीं आई कि यार जो पैसेंजर सीट है इसमें आपने सिर्फ 4 वे एडजस्टमेंट दी है, जबकि उनको चाहिए था कि एटलीस्ट 6 वे देते। चलो 4 वे देनी थी तो जो आगे पीछे करने वाला सीन है वो मैनुअल होता। एटलीस्ट हाइट एडजस्टमेंट का फीचर देते ना, वो बच्चों के लिए बड़ा यूजफुल होता है। और एक अच्छी बात तो यह है कि ड्राइवर सीट के ऊपर आपको नी एयरबैग भी मिलता है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन के नीचे आपको वायरलेस चार्जर भी मिलता है और ये फास्ट वायरलेस चार्जर है। इसके साथ आपको एयर वेंट्स भी मिलते हैं। अगर मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट होता है तो एयर वेंट्स में से हवा आना शुरू हो जाती है। 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, एक में चाबी बनी हुई है। इसका लॉजिकल रीज़न नहीं पता वो क्यों चाबी बनी है। कप होल्डर्स के नीचे काफ़ी ज़्यादा खुली जगह है। यहाँ पे आप अपना कोई टिश्यू बॉक्स रख सकते हो, या अल्पाइन बियर जो मेरा अपना ब्रांड है उसका टेक पाउच हाइब्रिड रख सकते हो, या आप यहाँ पे अपना कोई क्रॉस बॉडी पाउच रख सकते हो, जैसे ये हमारा अल्पाइन बियर का ट्रैवल टेक पाउच है। वैसे जो अल्पाइन बियर का ट्रैवल टेक पाउच है, इसका ये बड़ा फ़ायदा है कि इसको बनाया इस तरीके से गया है, ये सीट बेल्ट इसके पास से गुजर जाती है। वर्टिकल शेप का पाउच है तो आपको ये पाउच उतारना नहीं पड़ता। पाउच उतार के उधर रखना है ना, तो इसकी जो साइज़ है बड़ा बेहतरीन उसमें फिट आता है। ट्रैवल टेक पाउच में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी वेबसाइट अल्पाइन बियर पे जाके बाय कर सकते हो। यहाँ पे एक टाइप सी पोर्ट है और एक टाइप ए पोर्ट भी है। 12 वोल्ट का अडॉप्टर भी यहाँ पे लग जाता है। जो आपका सेंटर कंसोल है ये बड़ा सॉफ्ट पैडेड है और इसी के अंदर अगर आपने कोई चीज़ रख ठंडी करनी है तो एसी ऑन होगा तो वो चीज़ें भी आपकी ठंडी होती रहेंगी। यहाँ पे एक छोटा सा हुक है जिसपे आप 3 kg तक कोई चीज़ हैंग कर सकते हो। ऊपर एक स्पीकर है, जहाँ आप गाड़ी रिवर्स में डालते हो तो स्पीकर से आवाज़ आती है। ग्लव बॉक्स का एक एवरेज साइज है, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा है। इसके अंदर आप टिश्यू बॉक्स भी रख सकते हो और अल्पाइन बियर के पाउचेस भी जो है ना आराम से इसके अंदर पूरे आ जाते हैं। आप जो ये पाउच देख रहे हो इनका नाम बस आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगले वीक में कमेंट सेक्शन के अंदर ही विनर को अनाउंस कर दूंगा उनके कमेंट पर रिप्लाई करके। इसी ग्लव बॉक्स के अंदर एक पेन डालने की भी फैसिलिटी है, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर है और मज़े की बात इसके जो फ्रेम्स हैं वो एक्रेलिक के हैं और ये पीछे इतना बड़ा ब्लैक बॉक्स लगा है। इसके अंदर ही आपका एक डैश कैम है, आपका रडार है और साथ जो छोटा सा सर्कल बना है वो इसका रेन सेंसर है। चाइनीज़ गाड़ियों की एक बड़ी मज़े की बात तो यह है कि आपको गाड़ी के साथ ही डैश कैम मिलता है। सबसे ज़्यादा फायदा इस बात का है कि गाड़ी के सॉफ्टवेयर के अंदर ही आप डैश कैम की फुटेज देख सकते हो, क्योंकि इसका भी प्रोग्राम गाड़ी के प्रोग्राम के अंदर ऐड हुआ होता है। अदरवाइज जब आप खुद डैश कैम लगाओ तो उसके साथ आपको सेपरेट ऐप करनी पड़ती है अपने मोबाइल में। डैश कैम की डिटेल्स में हम बाद में चलेंगे जब मैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे आऊँगा। अभी चलते हैं गाड़ी के स्टार्टअप की तरफ। अब इस गाड़ी में कोई ऑन ऑफ का बटन नहीं है, जस्ट ब्रेक पे पाँव रखें गाड़ी खुद ऑन हो जाएगी और इसकी हैंड ब्रेक तभी उतरेगी जब आप सीट बेल्ट लगाएंगे। मुझे कैमरास की क्वालिटी से थोड़ा सा एतराज़ है। अब जितनी बड़ी स्क्रीन ये लोग अपनी गाड़ियों में लगाते हैं ना, तो उतनी ही अच्छी क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए, जैसे कि टेस्ला ने 2025 के मॉडल्स में इंप्रूव किया है। हेड्स अप डिस्प्ले में स्पीड के साथ साथ आप चाहो तो आप नेविगेशन और साथ जो वार्निंग साइंस हैं वो भी ऑन कर सकते हो। सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ इस गाड़ी के अंदर ये है 4-in-1 कंट्रोल। गाड़ी के इंडिकेटर्स, हाई बीम, रियर एंड फ्रंट वाइपर्स और सोने पे सुहागा रियर एंड फ्रंट वॉशर फ्लूइड, सारा फंक्शन इसके अंदर है। ये छोटा सा बटन है, इसको हाफ प्रेस करोगे तो वाइपर ऑन होगा, फुल प्रेस करोगे तो फ्रंट स्क्रीन के वॉशर फ्लूइड निकलेंगे स्क्रीन साफ करने के लिए। मैंने तो खुद पीएचडी कर ली है, बट जब ड्राइवर को भी ये सारे फंक्शन समझाए ना तो मेरी डबल पीएचडी हो गई थी। यार एक चीज़ जो सभी गाड़ियों में होनी चाहिए ना, जो गाड़ी की गेयर्स हैं वो ये राइट साइड पे होनी चाहिए। यार इतना मज़ा आता है। मैंने जब भी अपने बिजनेस ट्रिप पे चाहे ए क्लास ही रेंट की है ना मर्सिडीज़ की, इतना ड्राइविंग करना आसान और इतना कंफर्टेबल हो जाता है, मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ। एक स्टार का बटन है, जैसे ही आप इसको दबाते हो तो आपके जो साइड व्यू मिरर्स है ना उसकी एडजस्टमेंट आप आराम से कर सकते हो। ये वाले जो एरोज हैं इससे आप लेफ्ट शीशा सेट करते हो, ये वाले एरोज के साथ आप राइट शीशा सेट करते हो। स्टार की जगह आप कोई और भी शॉर्टकट रख सकते हो, तो ये बेसिकली शॉर्टकट बटन होता है। अब चलते हैं गाड़ी की मेन इंफोटेनमेंट स्क्रीन की तरफ। ये 15 इंच की स्क्रीन है, रात को कुछ इस तरह लगती है और दिन के टाइम वही वॉलपेपर डायनेमिकली चेंज हो जाता है।
इस स्क्रीन के अंदर गाड़ी की सारी सेटिंग्स हैं। साइड से आप नीचे करोगे तो आपको क्विक एक्सेस पैनल मिलेगा, यहाँ से आप गाड़ी पावर ऑफ भी कर सकते हो क्योंकि इस गाड़ी में कोई ऑन ऑफ का बटन नहीं है। दूसरा तरीका है गाड़ी बंद करने के, बाहर जाके बस गाड़ी को लॉक कर दो, गाड़ी खुद बंद हो जाएगी। आप बटन्स की तरफ चलते हैं जो कि आपको यहाँ मिलते हैं। आप चाहो तो गाड़ी को ईवी मोड से हाइब्रिड मोड में कर दो। आप हाइब्रिड करो ही तब जब आपने लॉन्ग रूट पे जाना है, अदरवाइज आप सिटी में गाड़ी चलानी तो ईवी मोड में रखो। हैजर्ड लाइट का बटन तो बहुत गलत जगह पे, ये आप दबाते ही तब हो जब आपके खुद पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है, और इसको होना ही फ्रंट साइड पे चाहिए था। गाड़ी के दरवाजे लॉक अनलॉक का बटन है। इस गाड़ी में टोटल 3 मोड्स आपको मिलते हैं, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और इको। लास्ट बटन ये ऑटो का बटन है। ऑटो का बटन दबाने से आपका क्लाइमेट कंट्रोल ऑन हो जाता है, बट ये ऑटो का बटन दोबारा दबाने से ना क्लाइमेट बंद नहीं होता, वो आपको मैनुअली स्क्रीन से बंद करना पड़ता है। क्लाइमेट ऑन करना है तो स्क्रीन पे एक फैन का बटन बना होता है मिडिल में, उसको भी दबा के आप क्लाइमेट ऑन कर सकते हो। मैनुअली आप चाहो तो बड़े मजे से आप अपना टेम्परेचर ऊपर नीचे कर सकते हो। नॉर्मली टेम्परेचर सिंक्रोनाइज हुआ होता है। अगर आपने सिंक्रोनाइजेशन खत्म करनी है तो पैसेंजर साइड से आप टेम्परेचर सेट करो, जो पैसेंजर का टेम्परेचर है वही रियर पैसेंजर्स का भी टेम्परेचर। और अगर आप सीट के टैब में जाओगे तो हीटिंग और वेंटिलेशन आप अपने वेदर के हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हो। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट टैब, ये है सेटिंग्स का टैब। अब इस गाड़ी के अंदर एक बिल्ट इन एयर प्यूरीफायर है जो कि कैबिन की जो हवा है ना उसको साफ रखता है। एक ऑटो फीचर है, अगर आप गाड़ी बंद करके चले जाते हो वो फिर भी ऑन ऑफ होता रहता है। ये उन्होंने इसलिए दिया है कि अगर आप गाड़ी में बैठ के कुछ खाते हो और अंदर चले जाते हो ना अपने घर में, तो कैबिन में जो स्मेल रह जाती है ना वो उसको नहीं होने देता। इसको आप मैनुअली भी ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आप समझते हो कि पास बैठ के सिगरेट पी रहा है तो गाड़ी का अभी तक नहीं ऑन हो रहा अपने आप जो होता है, तो आप इसको मैनुअली भी ऑन ऑफ कर सकते हो। अब बात करते हैं गाड़ी के 360 कैमरास की। आपको एवीएम की ऐप में जाना तो ये 360 कैमरास को आप मैनुअली खोल सकते हो। वैसे नॉर्मली ये खुद खुल जाते हैं जब गाड़ी किसी भी ऑब्जेक्ट के करीब होती है। ये बहुत ही हेल्पफुल फीचर है क्योंकि आप इंडिविजुअली हर कैमरे को ट्रिगर कर सकते हो, स्पेशली तब जब आपकी गाड़ी बहुत ही टाइट स्पेस पार्किंग में होती है या आप बहुत ही नैरो ड्राइव थ्रू से गुजर रहे होते हो, तो आप इंडिविजुअली हर कैमरे से देख सकते हो आपकी गाड़ी के आसपास कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं। इसको यूज करना तो बहुत आसान है, बट प्रैक्टिकल बनाना उतना ही मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि आपने रोज रोज नई सिचुएशन में फंसना होता है, और जब फंस जाओ ना तब पता नहीं होता कि कौन सा स्पेसिफिक कैमरा सेलेक्ट करना है। कुछ लोग 3D व्यू को भी यूज करते हैं क्लोज ऑब्स्टेकल्स को काउंटर करने के लिए, बट ये दूर की चीजों को सही दिखाता है। जितनी करीब इसकी चीजें होंगी वो उतना फ्लैट बिछ गई होंगी। अब जो इसके साथ बिल्ट इन डैश कैम आता है ना, उसमें मैंने एक मेमोरी कार्ड डाला था जिसकी DVR ऐप में जाकर बताऊंगा अगर आपने गाड़ी चलाई है और इसने जो फुटेज कैप्चर किया है उसको कैसे आपने देखना है। ऐप खोलते ही आपने यहाँ पे एल्बम पे क्लिक करना है, आपके सामने ये क्लिप्स आ जाएंगे। एल्बम के अंदर डेट के हिसाब से ग्रुप बने होंगे, आपने उस स्पेसिफिक डेट के अंदर जो टाइम मैच हो रहा होगा ना आपके स्पेसिफिक क्लिप के साथ, आपने उसको सेव कर लेना है। जैसे हाइकवियन के NVR में होता है ना, प्लेबैक में जाके डेट सेलेक्ट करते हो और उस टाइम का क्लिप एक्सपोर्ट कर लेते हो, यहाँ वो नहीं होता। अगर वो चीज़ होती तो बहुत कमाल की बात होनी थी। और क्लिप आपको 360 कैमरा से नहीं मिलता, इसके लिए एक सेपरेट कैमरा लगा हुआ है जो कि आपके रडार के साथ है टॉप के ऊपर, जो सिर्फ आपके फ्रंट व्यू को कैप्चर करता है गाड़ी के। यार इतनी बड़ी स्क्रीन का मज़ा तो तब है जब आप अपनी मर्जी का वॉलपेपर सेलेक्ट कर लो, जो कि ये गाड़ी आपको ऑप्शन देती है। अक्सर लोग ये चीज़ पूछते हैं यार आपकी गाड़ी में यूट्यूब चलता है। यार मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा कि आपका दिल करता है कि आपकी गाड़ी में आप यूट्यूब देख रहे हो और सामने आपकी गाड़ी ट्रक के नीचे घुस जाए और आपके साथ साथ और भी लोगों का नुकसान हो जाए, आप कभी भी नहीं चाहोगे ना। तो आपने क्यों ऐसी ख्वाहिशात रखी हुई हैं गाड़ी में यूट्यूब देखने की? वो जो थर्ड स्क्रीन वाली गाड़ियां आ रही है ना, जिनके ग्लव बॉक्स के ऊपर स्क्रीन होती है, वो भी ड्राइवर साइड से बिल्कुल टिंटेड होती है ताकि किसी भी सूरत में ड्राइवर ना डिस्ट्रैक्ट हो। बड़ी मजे की चीज़ मैंने यूट्यूब से सीखी थी ये गाड़ी का रिव्यू बनाने से पहले, कि ये जो आप 3 बटन है इसको कस्टमाइज कर सकते। मैंने रेडियो की बटन की जगह 360 कैमरास वाला बटन रख दिया और इंटरनल सर्कुलेशन को मैंने टास्क मैनेजर की जगह रिप्लेस कर दिया। पहले 360 कैमरास के लिए मुझे ऐप्स में जाना पड़ता था और कैबिन सर्कुलेशन के लिए मुझे पहले AC में जाना पड़ता था। अगर आप होम स्क्रीन पे हो तो सेंटर से स्वाइप डाउन करोगे तो नोटिफिकेशन सेंटर आपको खुलेगा, और राइट साइड से आप स्वाइप डाउन करोगे तो कंट्रोल सेंटर आपको खुलेगा, जिसे आप क्विक एक्सेस पैनल भी कह सकते हो। कंट्रोल सेंटर के अंदर सभी वो क्विक शॉर्टकट्स हैं जिनको आपको डीप सेटिंग्स में जाके ऑन ऑफ करना पड़ता है। बट मैं सोच रहा था कंट्रोल सेंटर का भी कोई शॉर्टकट होना चाहिए। जो स्वाइप डाउन करने वाला काम है ना गाड़ी चलाते हुए, थोड़ा कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। अब कार मेन्यू में सबसे पहले क्विक कंट्रोल वाले हम टैब में चल के देखते हैं इसमें क्या क्या उन्होंने डिटेल्स दी हैं। ये है हेडलाइट एडजस्टमेंट। इसमें जो आपकी लो बीम होती है ना उसकी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो। कभी पहले JDM कार्स में आप देखते हो कि राइट साइड पे जो आपके घुटने के पास एक पैनल होता था ना बटन्स का, उधर एक व्हील बना होता था जहां आप 0 से लेकर 3 तक एडजस्टमेंट कर सकते थे। ये बेसिकली उसका डिजिटल वर्जन है। वैसे तो डोर लॉक का और टेल गेट का फिजिकल बटन भी है। वो चीज़ आप भी गौर करोगे कि इसका जो टेल गेट है जब ये खुलता और बंद होता है ना तो सिर्फ लॉक होने की आवाज़ आती है और लॉक खुलने की आवाज़ आती है। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा अपनी आयोनिक 6 के साथ।
जब टेल गेट एक्सपैंड हो रहा होता है और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है ना, वो जो एक मशीनी आवाज़ आती है ना, ये जेको J7 में नहीं आती। डोर्स का चाइल्ड लॉक और विंडोज़ का मास्टर लॉक आपको सिर्फ स्क्रीन पे मिलता है। सनरूफ आप यहाँ से भी खोल सकते हो, बट उसके लिए फिजिकल बटन्स भी हैं। नाउ लेट्स ट्राई द स्मार्ट फीचर्स। ओपन द सनरूफ। अब मेरा बेटा जो है ना पिछली सीट पे बैठ के बड़े गौर से देख रहा था मैं कर क्या रहा हूँ। अभी बच्चों की शरारतों की वजह मुझे ये डर है स्कूल से वापसी पे मेरे ड्राइवर का डॉक्टर ना बन जाए। क्लोज द सनरूफ। अभी जो इस गाड़ी का अगला व्लॉग आएगा मैं डिटेल से आपको इसके स्मार्ट फीचर्स के हवाले से बताऊंगा। हेलो जैको, Please continue. ओपन द सनरूफ। आप चाहे तो हेलो जैको से बुला लो या चाहे इमोजी को दबा दो, ये दोनों तरीकों से स्मार्ट फीचर काम करता है और ये फिजिकल बटन है। और मजे की बात ये है जेको J7 का जो रूफ ग्लास है, अभी तक जितनी भी गाड़ियां हमने रखी है ना, स्पोर्टेज, ई-ट्रॉन, वीजल, सबसे बड़े साइज का ग्लास है। अभी जो न्यू एनर्जी का टैब है ये अगले व्लॉग के रिलेटेड है, क्योंकि ये जो इसकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज है और गाड़ी की जो एफिशिएंसी है, कौन सा मोड सेलेक्ट करके क्या आती है, मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा। व्हीकल सेटिंग्स में बड़ी कमाल की सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि आपने डिक्की जब खुलती है हाइट कितनी रखनी है, वाइपर कितनी बारिश के बाद ऑन हो जाए, थोड़ी बारिश के बाद ही ऑन हो जाए, फिर लाइट्स हैं, गाड़ी बंद करके जाते हो तो खाली अलार्म बोले कि लाइट्स ऑन ऑफ हो, फिर उसके साथ वायरलेस चार्जर बंद करने के नहीं। अब ब्रेक और स्टीयरिंग की जो सेटिंग होती है ना, बाय डिफॉल्ट आपके ड्राइव मोड के साथ अटैच हुई होती हैं। आप उनको इंडिविजुअली डिटैच कर सकते हो ताकि आपको नॉर्मल मोड में भी स्पोर्ट्स वाली फीलिंग आ सके और स्पोर्ट्स मोड में नॉर्मल वाली फीलिंग आ सके। हेड्स अप डिस्प्ले के अंदर भी आप चाहो तो एडास के फीचर और नेविगेशन के फीचर देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। वैसे मैंने सिंपल हाल ही मीटर रखा हुआ है गाड़ी का। आप ड्राइवर असिस्टेंस के अंदर वो सब एडास के फीचर्स हैं जो आपके पार्किंग सेंसर और आपका रेडार डिटेक्ट करके गाड़ी की ब्रेकिंग करता है, जैसे फ्रंट कोलिजन ब्रेकिंग, रियर कोलिजन ब्रेकिंग। ये आप एक दफ़ा बंद कर दो ना, ये फॉर एवर बंद रहते हैं। अभी मैं इसको चेक कर रहा हूँ, दोबारा ऑन तो नहीं हुए। मजीद इसके बारे में मैं अगले व्लॉग में, क्योंकि वो प्रैक्टिकल व्लॉग होगा, उसमें आपको डिटेल्स इसके बारे में बताऊंगा। अब एटमॉस्फेयर लाइट, जिसको हम एम्बियंट लाइट भी कहते हैं, इसके टैब के अंदर आप अपनी मर्जी का कलर बना लो, या जो बिल्ट इन कलर रिकमेंडेड कलर्स है ना, उनको आप सेलेक्ट कर लो, ब्राइटनेस अप डाउन कर लो, टोटली लाइटें बंद कर लो, या किसी भी ड्राइव मोड के साथ इनको लिंक कर दो। यार गाड़ी में इतनी ज़्यादा सेटिंग्स हैं और इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन हैं कि गाड़ी को आप अपने मोबाइल की तरह जो मर्जी बना लो। अब व्हीकल कंफर्ट के मेन्यू में इतनी मजे के और इतनी आसान एनिमेशन है, सीटें आगे पीछे करने की, अपनी सेटिंग सेव करने की, किसी भी तरह आपके लिए गाड़ी यूज़ करना मुश्किल नहीं है। आप अपनी नेविगेशन की जो साउंड है, आपकी जो वॉइस असिस्टेंट है, आपका जो म्यूजिक है, उन तीनों वॉल्यूम्स को इंडिविजुअली आप ऊपर नीचे कर सकते हो। वॉलपेपर तो मैंने आपको चेंज करके बता ही दिया। अब जो स्पीडोमीटर है ना, जहां आपकी स्पीड आती है लिखी हुई, आप उधर भी चाहो तो डिज़ाइन चेंज करके वहां भी तारों वाला मीटर बना लो। वैसे तो जेको J7 में एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो भी है, बट ये इसके अपने सैटेलाइट मैप्स हैं। आप एनिमेशन चेक करो, डिटेल्स चेक करो, मज़ा आ जाएगा आपको। मेरी ख्वाहिश रह गई थी कि यार ई-ट्रॉन में कभी ये फीचर मुझे मिलता, बट जो इंशाल्लाह इस गाड़ी का अगला व्लॉग आएगा ना, वो प्रैक्टिकल व्लॉग होगा। उसमें मैं डायरेक्शन लगा के भी बताऊंगा ये कितना सैटेलाइट मैप ना एक्यूरेट और कितना नहीं है। अब ये है ड्राइवर ट्रेनिंग का सेगमेंट जो कि मैंने अपने ड्राइवर मुबशर साहब को दी थी। इनको ऑन ऑफ का मैंने पहले ही बता दिया था कैसे गाड़ी ऑन ऑफ करनी है। जान दे हम पिछे नु मैनू सेल्फी ना वेख कैमरे च नहीं मैं शीशा भी करने आ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸੀਟ ਦੀ, ਸਹੀ ਹੈ? ठीक हो गई है मेरी पोजीशन, सही है, मैं सेव कर चुका हूं। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਸੇਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਬਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਐ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬਟਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਟਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਕਰੀ ਉਲਟਾ ਹੀ ਉਲਟਾ ਦਬਾਨਾ ਪਿਆ, ਉਲਟਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰ ਚਲੋ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿੰਜ ਖੋਲੇਗਾ? पीछे जाके खोलना के मैं ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਟਨ ਦਬਾਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਬਟਨ? लपेट दे सले ਹਲੇ ਵੀ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਨਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇਹ ਲਾਕ ਦਾ ਬਟਨ ਵੇਖ ਯਾਰ, ਇਹ ਦਬਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈਂਡਲ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। हाँ जी बाहर में हैंडल बाहर ने का मतलब है कि गड्डी खुल गई, ऐसे तो नहीं बच्चे अंदर आ जाएंगे गड्डी से, सही है। ठीक है। गाड़ी की जो बैक साइड है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पियानो ब्लैक का इस्तेमाल हुआ है और रूफ रेल की जो सिल्वर एरिया अगर वो भी ब्लैक होता ना तो ये सिंगल टोन बहुत प्यारी लगनी थी। गाड़ी के दरवाज़ों के ऊपर भी एक थिक प्लास्टिक का डिज़ाइन सा बना हुआ है और ये अच्छी बात तो यह है कि सिंपल वाइनल नहीं है, ये बड़ा थिक मटेरियल है जिसके अंदर एक डिज़ाइन प्रिंट हुआ हुआ है। पहले तो मैं समझ रहा था ये जो J7 लिखा है ना, इसमें 7 के ऊपर कोई पेपर लगा हुआ है, बट ये उसका एक हाइब्रिड का कलर है। यहाँ पीछे PHEV लिखा होता था जो टेस्ट यूनिट्स आए थे, अब यहाँ पे उन्होंने S4S लिख दी है। अभी यार जो गाड़ी के साथ चार्जर आया है उसके अंदर थोड़ा अर्थिंग इशूज़ आ रहे हैं जो कि हमारे एंड से हैं।
तो जैसे ही इंशाल्लाह ताला ये वाला चार्जर सेट होगा तो मैं अगले व्लॉग में, क्योंकि वो प्रैक्टिकल व्लॉग है, उसमें बताऊंगा। अभी तो मैं उसी के साथ चार्ज कर रहा हूँ जिसके साथ मैं अपनी Ioniq 6 चार्ज करता हूँ। ये ABB का फास्ट चार्जर है 10 किलोवाट वाला। अगला व्लॉग गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी, ड्राइव एक्सपीरियंस, ADAS फीचर्स और भी बड़ी कमाल की चीज़ों के ऊपर है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।